जार्गन्स का कहता हूँ। मैंने आप लोगों को बेंचमार्क का कहा है। आप लोगों में से जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि सब्जेक्ट का बेंचमार्क क्या होता है? किसी को पता है व्हाट इज बेंचमार्क ऑफ द सब्जेक्ट? अगर मैं कहूँ कि पॉलिटिकल साइंस का बेंचमार्क बनाना है तो आप लोगों ने बेंचमार्क में क्या क्या लिखना है ये मुझे बताएं। बेंचमार्क में क्या क्या लिखना है? शाबाश। आप लोग पॉलिटिकल साइंस का बेंचमार्क तैयार करें और बेंचमार्क में ये कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें हो। नंबर वन, डिफरेंट बुक्स रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट। क्या होनी चाहिए? डिफरेंट बुक्स रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट। द सेकेंड वन, डिफरेंट कोटेशंस। कोटेशंस को कलेक्ट करना है, डिफरेंट कोटेशंस रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट। कोटेशंस के साथ साथ आप लोगों ने फिक्चुअल एनालिसिस करना होगा उस सब्जेक्ट का। फिक्चुअल एनालिसिस रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट। इस तरह जेंडर क्रिमिनोलॉजी में हमने फैक्ट बुक छोटा सा बनाया था। फिर उसके बाद पॉलिटिकल थिंकर्स, बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स के नेम लिखने होंगे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स के नेम लिखने होंगे। और पॉलिटिकल साइंटिस्ट के नेम लिखने के साथ कुछ थीरीज लिखनी होंगी रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट, 10 to 15 थीरीज। और उसके साथ साथ आप लोगों ने जॉर्गन्स लिखने होंगे। क्या लिखने होंगे? जॉर्गन्स। तो किसी भी सब्जेक्ट के बेंचमार्क को अगर मैं कहूँ कि बेंचमार्क क्या है, तो बेंचमार्क में बुक्स आ जाते हैं, बेंचमार्क में हमारे पास आ जाते हैं कोड्स आ जाते हैं, फिक्चुअल एनालिसिस भी बेंचमार्क का हिस्सा है। और इसके साथ साथ आपने पॉलिटिकल थिंकर्स लिखने हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट लिखने हैं रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट, कुछ थीरीज लिखने हैं और कुछ जॉर्गन्स। शाबाश। मैं अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा थीरीज से। सबसे पहले मैं बात करूंगा थीरीज। मुझे बताओ कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या है? पॉलिटिकल साइंस में लॉ ऑफ आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया और लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल कहता है इफ ए इज इक्वल टू ए, सो इट मींस दैट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये बिकॉज ऑफ द एसेंस ऑफ ए है। ये बात माइंड में रखे कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग मीटाफिजिक्स में भी पढ़ते हैं। मीटाफिजिकल थॉट्स में लॉ ऑफ आइडेंटिटी को नेगेट किया गया है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ये कॉन्सेप्ट दिया किसने? किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल क्या कह रहा था? एरिस्टोटल कह रहा था कि अगर a इज इक्वल टू a है, if a is equal to a, so it means that a is not equal to b. a के बराबर होगा, so a is not equal to b. इसका मतलब ये हो गया कि टेबल is equal to table and table is not equal to chair and table is not equal to horse. इसका मतलब ये है कि हॉर्स, अगर हॉर्स है तो इसके क्वालिटीज एनिमल वाले हैं, इसलिए इसको हॉर्स कहते हैं। अगर टेबल टेबल है तो टेबल के क्वालिटीज की वजह से टेबल टेबल है। इसका मतलब है इसको कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी इज फॉलोड बाय एसेंस, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ एसेंस। और मुझे एक बात बताए, क्या लॉ ऑफ एसेंस किसने दिया? मैंने परसों समझाया भी था, लॉ ऑफ एसेंस भी एरिस्टोटल ने दिया था। लॉ ऑफ एसेंस भी किसने दिया था? लॉ ऑफ एसेंस भी एरिस्टोटल ने दिया था। इस एरिस्टोटल ये कहते हैं कि जितने भी मटेरियल थिंग्स है, जितने भी मटेरियल थिंग्स है, सारे मटेरियल थिंग्स बिकॉज ऑफ व्हाट? जितने भी मटेरियल थिंग्स है वो सारे मटेरियल थिंग्स बिकॉज ऑफ द एसेंस ऑफ दैट थिंग। अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको आप टेबल कहते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं अगर आप एक ऑब्जेक्ट को टेबल कहते हैं तो आप उसको टेबल क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ द एसेंस ऑफ दैट। आप उसके एसेंस की वजह से, क्योंकि उसमें टेबल का एक एसेंस मौजूद है, उसकी वजह से आप उसको टेबल कहते हैं। और टेबल कभी भी हॉर्स के बराबर नहीं हो सकता, बिकॉज हॉर्स में जो पिकुलियर प्रॉपर्टीज है वो किस चीज के है? हॉर्स में पिकुलियर प्रॉपर्टी एनिमल के है। टेबल में पिकुलियर प्रॉपर्टी किस चीज के है? टेबल में पिकुलियर प्रॉपर्टी किस चीज के है? शाबाश। टेबल में पिकुलियर प्रॉपर्टी वुड के है। सो इट मींस दैट अगर टेबल इज टेबल, इट इज बिकॉज ऑफ द एसेंस ऑफ टेबल। और टेबल हॉर्स के बराबर नहीं हो सकता, बिकॉज हॉर्स में जो क्वालिटी है वो किस चीज के है? एनिमल के है।
तो इसको लॉ ऑफ एसेंस कहते हैं। शाबाश। उसके बाद मैंने परसों ये भी समझाया था पॉलिटिकल साइंस के हवाले से लॉ ऑफ नेगेशन। क्या किसी को पता है कि लॉ ऑफ नेगेशन क्या है? लॉ ऑफ नेगेशन का मतलब ये है कि ए जो है ए इज इक्वल टू बी। इसका मतलब है ए बी के बराबर हो सकता है। अगर मैं आपको लॉ ऑफ आइडेंटिटी की बात करूं, क्या लॉ ऑफ आइडेंटिटी के मुताबिक ए के बराबर था, सॉरी ए बी के बराबर था? नो, बट इट वाज नेगेटेड बाय हेगल। हेगल ने कहा कि हर एक मटेरियल थिंग या हर एक इमेजिनरी थिंग के दो एस्पेक्ट्स होंगे, टू शेप्स हो सकते हैं। और उन टू शेप्स को उसने नाम दिया था जिसका नाम है लॉजिक, और लॉजिक को उसने नाम दिया था डायलेक्टिक्स। क्या? डायलेक्टिक्स। डाई का मतलब है टू एंड लेक्टिक्स का मतलब है लॉजिक। तो इसका मतलब है कि हर एक चीज इस दुनिया में अगर है तो वो दो लॉजिक की तरफ से है, एक लॉजिक नहीं होगा। लेक्टिक मीन लॉजिक। अगर मैं आपको कहूं कि अभी रात है तो ये जरूरी नहीं है कि अभी रात होगा, बिकॉज अगर अभी रात है पाकिस्तान में, तो अभी रात है पाकिस्तान में, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर अभी रात है पाकिस्तान में तो फिर अमेरिका में रात नहीं है, वहां पे दिन होगा। तो इसका मतलब है 100% एक चीज नहीं हो सकती, 100% एक चीज नहीं हो सकती। अगर मैं आपको कहूं टेबल इज टेबल, तो टेबल से दूसरा शेप बन सकता है। और ये बात उसने एक बुक में की जिसका नाम था फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। और जब भी मेरे स्टूडेंट होते हैं मैं कहता हूँ फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड की समरी जरूर देखें। अगर आपने फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हर एक चीज की प्रॉपर्टी चेंज होती है बिकॉज ऑफ द लॉजिक्स। लॉजिक्स की वजह से या माइंड की वजह से, या उसने वर्ड यूज किया था स्पिरिट की वजह से, वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अगर आपकी लॉजिक, माइंड या स्पिरिट चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या चेंज होगा? उसकी प्रॉपर्टी। मैंने आप लोगों को ये कहा था, उसमें मैंने आप लोगों को ये कहा कि अगर मेरे पास एक सब्जेक्ट है, या मेरे पास कोई लीडर है, या मेरे पास कोई वी कैन से लीडर है, या कोई भी हमारा क्या है प्राइम मिनिस्टर है, तो अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ही इज प्राइम मिनिस्टर, देन वो आपके लिए प्राइम मिनिस्टर, या वो आपके लिए सब्जेक्ट, या वो आपके लिए मास्टर है। हेगल कहते हैं कि जब आप अपने मास्टर को माइंड से एक्सेप्ट करते हैं तब वो मास्टर होता है। जब आप अपने माइंड को मास्टर के मतलब अपने मास्टर को माइंड के साथ कनेक्ट करते हैं, माइंड को कहते हैं कि ये मेरा मास्टर है, तो तब वो मास्टर होता है। जब तक माइंड आपको ना कहे, तो उस माइंड की वजह से उसने एक कंसेप्ट दिया जिसका नाम है थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। वो कहते हैं कि हर एक थीसिस का एक एंटीथीसिस मौजूद होता है, हर एक थीसिस का एक एंटीथीसिस जरूर होता है, और हर एक थीसिस के एंटीथीसिस के बाद उसका सिंथेसिस भी होता है। क्या? उसके सिंथेसिस भी होता है। मैंने आप लोगों को थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस में परसों पढ़ाया था, उसका नाम था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डायलेक्टिक्स। शाबाश। कोई मुझे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डायलेक्टिक्स बता सकता है कि क्या है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डायलेक्टिक्स? या अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डायलेक्टिक्स की बात मैं ना करूं तो क्या मैं मास्टर स्लेव डायलेक्टिक्स समझा सकता हूं कि क्या है? आप लोग मुझे बताएं, प्रीवियस क्लास में कौन से स्टूडेंट्स थे, उनको तो मैंने पढ़ाया था मास्टर स्लेव डायलेक्टिक्स या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डायलेक्टिक्स। अभी मास्टर स्लेव डायलेक्टिक्स या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डायलेक्टिक्स है क्या? देखो, इस दुनिया में सारे सब्जेक्ट्स थे, इस दुनिया में सारे मास्टर्स थे, इस दुनिया में सारे लोग अमीर थे, और ये जितनी भी सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट थे, वो दूसरे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कंसिडर ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि गुलमीना एक सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि गुलमीना को अगर ईद मोहम्मद एक्सेप्ट करेगा तब वो क्या है, तब वो सब्जेक्ट है। जब तक ईद मोहम्मद गुलमीना को सब्जेक्ट कंसिडर नहीं करता वो सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं कहूं कि क्लास में अली है और अली एक सब्जेक्ट है, तो अली हमारे लिए सब्जेक्ट तब है जब अली को हम एक्सेप्ट करें। जब तक हमारा माइंड अली को, गुलमीना को या ईद मोहम्मद को एक्सेप्ट नहीं करता कि ये हमारे मास्टर्स है, ये हमारे सब्जेक्ट है, तो वो हमारे लिए सब्जेक्ट्स नहीं है। तो इस दुनिया में हमारे पास ए, बी,
ये थोड़ा फिलोसॉफिकल टच दे रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस में, डी और ई। मिसाल के तौर पर ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अभी ये जो ए बी सी डी ई है, ये सारे सब्जेक्ट्स तब सब्जेक्ट होंगे जब बी ए को कंसिडर करे सब्जेक्ट, सी डी को करे और डी ई को करे। चूंकि ये सारे मास्टर्स है तो मास्टर दूसरे को मास्टर कैसे कंसिडर करेगा, तो यहाँ पे मास्टर और मास्टर के बीच एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है, मास्टर कन्फ्लिक्ट आ जाता है। ये मैं कार्ल मार्क्स में पढ़ाऊंगा, हैव्स एंड हैव्स नॉट कन्फ्लिक्ट, वो क्लास डिवीजन में। मास्टर कन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ मास्टर जो होते हैं, समझे बात को, कुछ मास्टर जो होते हैं वो मास्टर्स रह जाते हैं, लेकिन जो ताकतवर नहीं होते वो दूसरे को एज अ फोर्स ऑब्जेक्ट बना देते हैं कि आप अभी ऑब्जेक्ट है, मैं आपका आका हूँ, आप मेरे गुलाम है। तो वो जो आका होता है उसने गुलाम को बाय फोर्स बनाया, क्या बनाया, बाय फोर्स क्या बनाया, गुलाम बनाया। वो तो अगर आप देखें इनिशियली इस दुनिया में ए बी सी डी ई सारे क्या थे, मास्टर्स थे। उनके बीच एक लड़ाई शुरू हुई और उस लड़ाई में कॉन्फ्लिक्ट में कुछ ऑब्जेक्ट बन गए बाय फोर्स। और जब भी पॉलिटिकल साइंस में आप लोग एक लॉ पढ़ते हैं जिसको कहते हैं लॉ ऑफ आयरनी, व्हाट इज मीन बाय लॉ ऑफ आयरनी, किसी को पता है लॉ ऑफ आयरनी क्या है, व्हाट इज लॉ ऑफ आयरनी? शाबाश एमन, आमना, ईद मोहम्मद। सर जिसमें सिमेट्रिक आइडेंटिटी डिस्टर्ब हो जाए। सिमेट्रिक आइडेंटिटी क्यों डिस्टर्ब होती है? शाबाश, जवाब आपने सही दिया है, क्यों डिस्टर्ब होती है? सर क्योंकि वो मास्टर और मास्टर के दरमियान कन्फ्लिक्ट आया हुआ है। कन्फ्लिक्ट को किस तरह खत्म करेंगे आप? बाय फोर्स खत्म करोगे ना। मास्टर डायलेक्टिक्स में ये मास्टर कन्फ्लिक्ट है तो सर इस जब फोर्स बाय फोर्स मास्टर और स्लेव बन जाए तो शाबाश, उसको एग्जैक्टली उसको लॉ ऑफ आयरनी कहते हैं। लॉ ऑफ आयरनी का वर्ड आयरन से आया है, आयरन वर्ड जो है वो फोर्स के लिए यूज हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर मास्टर जो है वो दूसरे को ऑब्जेक्ट बना रहा है, अगर मास्टर मीन सब्जेक्ट, मास्टर दूसरे को स्लेव बना रहा है तो थ्रू फोर्स बना रहा है तो उसको लॉ ऑफ आयरनी कहते हैं। मास्टर अगर स्लेव बन रहे थ्रू फोर्स तो लॉ ऑफ आयरनी कहते हैं। अभी आपकी बात ईद मोहम्मद के सिमेट्रिकल आइडेंटिटी डिस्टर्ब हो जाती है तो वो फिर एसिमेट्रिकल अप्रोच हम कहते हैं, उसको एसिमेट्री कहते हैं। और एक दुनिया, अगर मैं बात करूं इस वर्ल्ड के, इस दुनिया में सारे लोग क्या थे इनिशियल में? इनिशियल में सारे लोग क्या थे? मास्टर्स। इनिशियल में सारे लोग क्या थे? सब्जेक्ट्स। चूंकि सारे लोग सब्जेक्ट्स थे तो एक सिमेट्री थी और वो सिमेट्री डिस्टर्ब हुई एसिमेट्री में थ्रू व्हाट? थ्रू लॉ ऑफ आयरनी, थ्रू लॉ ऑफ आयरनी। अभी लॉ ऑफ आयरनी की समझ आ गई और एसिमेट्रिकल आइडेंटिटी की समझ आ गई। और एसिमेट्रिकल आइडेंटिटी के बेस पे हर एक चीज के डायलेक्टिक्स, हर एक चीज की डायलेक्टिक एग्जिस्ट करती है। मेटाफिजिकल थॉट्स ऑफ अल्लामा इकबाल आप लोग पढ़ेंगे, उसमें भी यही डायलेक्टिक्स आता है और वो डायलेक्टिक्स लॉजिक के बेस पे है। उसने भी डायलेक्टिक्स की बात की है लेकिन वो लॉजिक के बेस पे है। अभी हम थोड़े बहुत आगे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिलॉसफी। व्हाट इज लॉ ऑफ फ्लूइडिटी? कल पढ़ाया भी था लॉ ऑफ फ्लूइडिटी। किसी को पता है लॉ ऑफ फ्लूइडिटी? एक एग्जांपल भी कल मैंने दिया था कि गुलमीना 1893 में क्या थी? नथिंग थी। ईद मोहम्मद 1893 में क्या था? नथिंग। अगर मैं बात करूं कि उसकी एग्जिस्टिंग नहीं थी, नथिंग। अगर 1893 में वो नथिंग था लेकिन 1999 में तो वो एग्जिस्ट कर गया ना। जी सर, फिर उसका एसेंस आ गया। एसेंस आ गया और एसेंस को आप क्या कहोगे? नथिंग के बाद आ जाएगा बीइंग। एसेंस, बीइंग, अच्छा बीइंग आ जाएगा। अभी अगर मैं कहूं कि 1893 में गुलमीना नहीं थी लेकिन 1999 में वो पैदा हुई तो इसका मतलब है कि 1999 में वो बीइंग बन गई। समझ आ रही कि नहीं? 1999 में क्या बन गई? बीइंग। शाबाश। अभी 1999 से लेकर 2025 तक, अभी वो क्या है? 2025 तक क्या है? शाबाश, बिकमिंग। बिकमिंग है। शाबाश। और टू 2025 एक बिकमिंग स्टेज में आप है। समझे बात को? इनिशियली यू आप नथिंग, यू आर नथिंग एंड नॉट यू बट सारे लोग नथिंग थे और फिर एक डेट को वो क्या हो गए? बीइंग हो गए।
और बीइंग के बाद फिर क्या हुई, बीइंग के बाद वो बिकमिंग, एंड बिकमिंग के बाद एक स्टेज आ जाता है जिसका नाम है, दोबारा क्या होगा बिकमिंग के बाद, नथिंग। शाबाश। और वो कब होगा वो आपको पता नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है 2125 में गुलमीना फिर से नथिंग बन जाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ये एक ही प्रिंसिपल के बेस पे जा रहे हैं, उसका नाम है लॉ ऑफ फ्लूइडिटी। और मुझे एक बात बताए, क्या ये लॉ ऑफ फ्लूइडिटी की जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? लॉ ऑफ फ्लूइडिटी के, शाबाश, बेंथम ने दिया है। और इसको इन्फ्लुएंस किससे हुआ था? बेंथम, कार्ल मार्क्स से हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी आप लोग यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो फिलॉसफी है, जो मुस्लिम फिलासफर्स है, जो वेस्टर्न फिलासफर्स है, और पॉलिटिकल साइंस का जो सेक्शन बी है वो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो अभी आप लोगों को लॉ ऑफ फ्लूइडिटी की समझ आ गई, कोई इशू तो नहीं है? लॉ ऑफ फ्लूइडिटी नो सर, क्लियर हो गया। शाबाश, लॉ ऑफ फ्लूइडिटी क्लियर हो गया। अभी लॉ ऑफ फ्लूइडिटी के बाद एक दूसरा लॉ लिख ले, शाबाश, उसको कहते हैं हिस्टोरिकल डायलेक्टिसिज्म। आप लोगों ने पास्ट पेपर में एक वर्ड यूज किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, इसके आंसर भी आप लोगों ने लिखे होंगे, हिस्टोरिकल डायलेक्टिसिज्म। किसी को पता है व्हाट इज हिस्टोरिकल डायलेक्टिसिज्म? हिस्टोरिकल डायलेक्टिसिज्म, ये जो डायलेक्टिक्स है ये आज का डायलेक्टिक नहीं है, ये डायलेक्टिक हिस्ट्री से आ रहा है। किस तरह हिस्ट्री से आ रहा है? आप लोगों ने एथेंस को पढ़ा है, एथेंस को, और आप लोगों ने स्पार्टन को पढ़ा है, स्पार्टन एंड जी एथेंस, सर। शाबाश, जी सर, प्लेटो शाबाश, और एरिस्टोटल थे। एग्जैक्टली, प्लेटो एंड एरिस्टोटल में जब ग्रीक डेमोक्रेसी इमर्ज हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी, तो उसी जमाने में एक एथेनियन डेमोक्रेसी थी, एक स्पार्टन थी। कुछ एथेनियन आइडियोलॉजी वाले लोग थे और कुछ स्पार्टन आइडियोलॉजी वाले लोग थे, कुछ लेफ्ट वाले थे, कुछ राइट वाले थे, कुछ लिबरल थे, कुछ रेडिकल थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास डायलेक्टिसिज्म हेगल से स्टार्ट नहीं है, डायलेक्टिसिज्म हिस्ट्री से स्टार्ट है, फ्रॉम द एथेनियन डेमोक्रेसी, फ्रॉम द एथेनियन क्लैशेस, फ्रॉम द एथेनियन राइट विंग टू द लिबरल विंग ऑफ स्पार्टन, और उन दोनों के क्लैशेस के बेस पे फिर डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई। ये मैंने आपको एक मिसाल ये दी। दूसरी बात, अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास जमीन है, अर्थ है, तो अर्थ का मुतजाद क्या है? स्काई है ना। अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास मेल है, तो मेल का मुतजाद क्या है? शाबाश, फीमेल है। बात को समझो। अगर मैं आपको कहूं कि एक चीज लाइफ है, तो उसका क्या है? डेड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक चीज फ्रॉम द हिस्ट्री नेगेशन में पैदा हुई है, हर एक चीज की नेगेशन है। और जब मैं कहूं कि हर एक चीज की नेगेशन है, तो फिर उसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ नेगेशन। इस लॉ ऑफ नेगेशन को आप हिस्टोरिकल डायलेक्टिसिज्म के साथ भी कनेक्ट करते हैं। यासर ब्रोही, आपने क्यों लेट ज्वाइन किया? शाबाश, आप मुझे बताएं व्हाट इज डायलेक्टिक्स, यासर ब्रोही। तो आप आराम से, अभी क्लास 18 मिनट हो गए, क्लास के 18 मिनट बाद आप ज्वाइन कर रहे हो, ये तो गलत है। शाबाश, समझे बात को। चलो, नो इशू, सीख लो। और ये लेक्चर तो रिकॉर्डेड होगा, बाकी नहीं होंगे, लेकिन इसको आपने कवर करना है। अगर एक मेल है तो उसका फीमेल है, अगर जमीन है तो आसमान है, अगर डेड है तो लाइव है, अगर हम कहे कि वी कैन से डे है, तो डे का क्या है? नाइट है। तो इसका मतलब यह है कि हर एक चीज का एक क्या है इस दुनिया में? तजाद है। और उस तजाद को लॉ ऑफ कंट्रडिक्शन कहते हैं। व्हाट? लॉ ऑफ कंट्रडिक्शन। ये सारे पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन ना ले। लॉ ऑफ कंट्रडिक्शन, लॉ ऑफ कंट्रडिक्शन में अगर हम बात करें, तो लॉ ऑफ कंट्रडिक्शन में कुछ फिलोसफर्स ने मेथड यूज किया था, मेथड ऑफ आर्गुमेंटेशन। मेथड ऑफ आर्गुमेंटेशन, मुझे एक बात बताए कि अगर मैं बात करूं, वो कौन सा फिलोसफर था कि जिसने बहुत ज्यादा सवालात किए थे और उसको जहर का प्याला देके
मारा था? कौन सा फिलोसफर था? सर सुकरात को शाबाश, exactly, from the Socrates to Plato, and from Plato to Aristotle, from the Parmenides to Heraclitus, जितने भी फिलोसफर्स है उन सारे फिलोसफर्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स में मेथड ऑफ आर्गुमेंटेशन सेम है। अगर मैं बात करूं सोक्रेटिस की, तो सोक्रेटिस सवाल से सवाल निकालता था और उसका सिंथेसिस देता था। अगर मैं बात करूं हेगल की, तो हेगल भी यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा था। अगर मैं बात करूं इब्न रुश्द की, तो इब्न रुश्द ने किसकी सिंथेसिस दी है पता है? इब्न रुश्द ने किसकी सिंथेसिस दी है? अल फराबी एंड गजाली की। अल फराबी क्या है? एंटीथीसिस ऑफ गजाली है ना, तो इब्न रुश्द ने उसको सिंथेसाइज किया। और मैं अगर बात करूं आर्गुमेंटेशन की, तो अल फराबी और गजाली दोनों स्कूल ऑफ थॉट में आर्गुमेंटेशन नजर आ रहा है। अगर मैं बात करूं हॉब्स और लॉक, तो जॉन लॉक और हॉब के बीच भी एक आर्गुमेंटेशन नजर आ रहा है। एक कहते हैं कि देयर इज वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, और दूसरा कहते हैं द वर्ल्ड इज पीसफुल प्लेस, देयर इज लॉ, देयर इज हार्मनी, देयर इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड देयर इज नो इगोइज्म, बट देयर इज व्हाट, वहां पे सिंपैथी एंड एम्पैथी है। बल्कि हॉब्स तो कहते हैं कि इगोइस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग है। तो अल फराबी अल गजाली के तजाद को इब्न रुश्द ने खत्म किया, हॉब लोग के तजाद को रूसो ने खत्म किया। शाबाश। सोक्रेटिस के तजाद को किसने खत्म किया? परमेनिड हेराक्लिटस के तजाद को सोक्रेटिस ने खत्म किया। प्लेटो एरिस्टोटल के तजाद को किसने खत्म किया? प्लेटो एरिस्टोटल के तजाद को मोंटेस्क्यू ने इन द शेप ऑफ क्या कहते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट खत्म किया। तो आप लोगों को मैंने कल इसके अलावा यह भी बताया था कि पॉलिटिकल साइंस में कुछ चीजें इस तरह है, जिस तरह हेडोनिज्म। तो मुझे कोई समझा सकता है व्हाट इज हेडोनिज्म? किसी ने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किसने किया है? शाबाश। हेडोनिज्म किसे कहते हैं? या हेडोनिस्टिक कैलकुलस क्या है? हेडोनिस्टिक कैलकुलस सर हैप्पीनेस को या शाबाश, एग्जैक्टली, हैप्पीनेस, गुड। अगर मैं कहूं हेडोनिज्म, तो इट इज स्टैंडर्ड फॉर हैप्पीनेस एंड प्लेयर। शाबाश, स्टैंडर्ड फॉर हैप्पीनेस एंड प्लेयर। और अगर मैं स्टैंडर्ड के बाद कैलकुलेशन की बात करूं, तो कैलकुलेशन में क्या आ जाता है? हेडोनिस्टिक कैलकुलिज्म, हेडोनिस्टिक कैलकुलस, हेडोनिस्टिक कैलकुलस। क्या? हेडोनिस्टिक कैलकुलस। तो आप लोगों ने हेडोनिस्टिक कैलकुलस को समझना है। और आप लोग मुझे बता सकते हैं किसने कॉन्सेप्ट दिया था? हेडोनिस्टिक कैलकुलस का कॉन्सेप्ट बिंतम ने दिया था। और बिंतम ने कहां पे दिया? यूटिलिटेरियनिज्म में। तो अभी आप लोगों ने ये समझना है कि यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म क्या है, ये भी समझे। यूटिलिटेरियनिज्म के बाद मैं अगर कहूं तो नेशनलिज्म का कंसेप्ट था, और नेशनलिज्म के कंसेप्ट के साथ इसके टाइप्स में मेरे पास आ जाता है ट्रांसनेशनलिज्म, जो कि अल्लामा इकबाल का कंसेप्ट है। ट्रांसनेशनलिज्म जो कि अल्लामा इकबाल का कंसेप्ट है। ट्रांसनेशनलिज्म के साथ आ जाता है मुस्लिम नेशनलिज्म, और मुस्लिम नेशनलिज्म भी किसका कंसेप्ट है? वो भी अल्लामा इकबाल का कंसेप्ट है। अगर मैं कहूँ अल्ट्रा नेशनलिज्म, तो अल्ट्रा नेशनलिज्म इज द रेडिकल टेंडेंसीज एंड नेशनलिज्म, और अल्ट्रा नेशनलिज्म का कंसेप्ट फाशिज्म से मिलता है, जो कि मुसोलिनी ने दिया था। शाबाश। तो अल्ट्रा नेशनलिज्म, या इसको मैं फाशिज्म भी कह सकता हूँ। फाशिज्म, फाशिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ पोस्ट मॉडर्निज्म, तो कोई मुझे बता सकता है पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या है? शाबाश। पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म में आपके पास तीन चीजें हैं। कैपिटलिज्म, जो कि कंसेप्ट दिया था कैपिटलिज्म का किसने? फुकुयामा ने। कैपिटलिज्म के साथ एंड ऑफ हिस्ट्री इन द लास्ट मैन। फिर उसके बाद आ जाएगा मार्क्सिज्म, जो कि कंसेप्ट दिया था किसने? कार्ल मार्क्स ने। और फिर उस मार्क्सिज्म के बाद आ जाता है कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म पे कार्ल मार्क्स क्या गए? डटे रहे, और डास कैपिटल में उसने बात की। और पोस्ट मॉडर्न में हम ये कह सकते हैं कि आजकल कैपिटलिज्म है एंड मॉडर्न या लिबरल डेमोक्रेसी है। लिबरल डेमोक्रेसी, फुकुयामा की बुक द एंड ऑफ हिस्ट्री इन द लास्ट मैन में ये है लिबरल डेमोक्रेसी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको, ये नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट मैं समझा और ये सारी चीजें आप लोगों के क्या है, आप लोगों के इस पूरे पॉलिटिकल साइंस 1 में है।
लेकिन अगर आप लोग इस तरह इन डेप्थ पढ़े, लेकिन अगर आप लोग रटे लगाएंगे तो फिर आप वही बात कि लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में रटे है, तो आप लोग भी फिर कहोगे कि हाँ सर पॉलिटिकल साइंस में रटे है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में कोई भी इस तरह रटा या क्रैमिंग नहीं है, ठीक है, समझे बात को। अगर मैं बात करूं आइडियलिज्म की, तो आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया? आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट प्लेटो ने दिया। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं रियलिज्म, तो वो एरिस्टोटल ने दिया। और इस पूरे पॉलिटिकल साइंस में हमारे पास या तो डिटर्मिनिज्म का कांसेप्ट होगा, अगर डिटर्मिनिज्म नहीं है तो फिर मेटाफिजिक्स आएगा, मेटाफिजिक्स अल्लामा इकबाल का। अगर मेटाफिजिक्स नहीं होगा तो हमारे पास आएगा सोशलिज्म। अगर सोशलिज्म डिबेट को छोड़ दूं तो मैं जाऊंगा कहां पे? कम्युनिज्म डिबेट पे। कम्युनिज्म डिबेट में ख़त्म करूं तो मैं कार्ल मार्क्स की तरफ आ जाऊंगा, जिसका नाम है मार्क्सिज्म। अगर मार्क्सिज्म से मैं थोड़ा आगे जाऊं तो मैं जाऊंगा नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म में मैं अगर कहूं तो मेरे पास वही बात है कि नेशनलिज्म में मेरे पास अल्ट्रा नेशनलिज्म होगा। अगर मेरे पास अल्ट्रा नहीं है तो मेरे पास ट्रांस नेशनलिज्म होगा। शाबाश, ट्रांस नेशनलिज्म होगा। अगर वो नहीं है तो मेरे पास एग्जिस्टेंशलिज्म का कंसेप्ट होगा। अगर एग्जिस्टेंशलिज्म नहीं है तो मेरे पास यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट होगा। एग्जिस्टेंशलिज्म आया भी था, अगर वो ना हो तो यूटिलिटेरियनिज्म होगा। अगर यूटिलिटेरियनिज्म ना हो तो मेरे पास होगा डायलेक्टिसिज्म। अगर डायलेक्टिसिज्म के बाद हेगल से हम कार्ल मार्क्स की तरफ जाएंगे तो डायलेक्टिसिज्म के बाद आ जाता है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। क्या? डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स है जो आप लोग कवर करेंगे। इसके साथ साथ जो मैंने आप लोगों को आगे पढ़ाना है, मैं आपको समझाऊं, वो ये होगा कि कुछ चीज़ें होती है इन डेप्थ नॉलेज के लिए। चूंकि हम 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो जो लेक्चर मैं दूंगा उस लेक्चर के एंड पे आप लोगों ने मुझे पास्ट पेपर का क्वेश्चन देना होगा। जिस तरह आज के क्लास में असाइनमेंट साइनॉप्सिस है और एक दूसरा असाइनमेंट भी मैं आप लोगों को आज दूंगा, तो पास्ट पेपर के हवाले से आप लोगों ने क्वेश्चन को ज़रूर एड्रेस करके क्लास में चेक करना होगा। मैं आप लोगों के साथ अपने जो नोट्स है, नोट्स के बुनियाद पे सारी चीज़ें शेयर करूंगा, नोट्स ही एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक शर्त पे कि अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कवर करें। अगर स्टूडेंट ने क्वेश्चन को सही नहीं किया है, मैं सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं अपने नोट्स, फॉर एग्जांपल आज हमने प्लेटो पढ़ा है, प्लेटो को पढ़ने के बाद अगर मैं कहूं कि प्लेटो के बाद मेरे असाइनमेंट है, मेरा टॉपिक है एरिस्टोटल, तो मैं सबसे पहले आप लोगों के प्लेटो का क्वेश्चन चेक करूंगा और क्वेश्चन चेक करने के बाद मैं एरिस्टोटल पे जाऊंगा। मैंने आप लोगों को लेक्चर देना है और लेक्चर के बाद आप लोगों ने जाना होगा आगे। शाबाश। अभी हम जाते हैं कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कि पॉलिटिकल साइंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? शाबाश। एक होता है लॉज ऑफ डिडक्टिव या डिडक्टिव लॉजिक। मुझे बताओ, आप लोग मुझे कोई बता सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में जिन्होंने मास्टर किया है, डिडक्टिव लॉजिक किसने दिया था? द कॉन्सेप्ट ऑफ डिडक्शन। एक इंडक्टिव लॉजिक था, एक डिडक्टिव लॉजिक था। डिडक्टिव लॉजिक किसने दिया था? अगर मैं कहूं डिडक्टिव लॉजिक एरिस्टोटल ने दिया था बिकॉज वो प्रैक्टिकल था, तो दैट्स फाइन। क्योंकि वो हर एक चीज के प्रैक्टिकल वे में, एक रियलिस्टिक वे में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के थ्रू वो आगे जाता है, वो एक एक्सपेरिमेंटल पर्सपेक्टिव से आगे जाता है। सो डिडक्टिव लॉजिक्स एंड इंडक्टिव लॉजिक्स, तो हमने डिडक्टिव लॉजिक्स रियलिस्टिक अप्रोच में पढ़ने होंगे और इंडक्टिव लॉजिक्स हमने किसमें? इंडक्टिव लॉजिक्स हमने, शाबाश, आइडियलिस्टिक अप्रोच में पढ़ने होंगे। एक और चीज, अगर मैं बात करूं कि एरिस्टोटल की कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने 152 कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े थे और 152 कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उसने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया था जिसके बेस पे उसने क्या किया है? स्टेट्स को डिवाइड किया इन डिफरेंट फॉर्म, दैट इज 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट्स। मुझे एक बात बताएं, एक थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस में, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। आप लोग टेंशन ना ले, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इस तरह ना हो कि आप पहले दिन ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सारी चीजें पढ़ लें।
थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? ये तो आमना आप मुझे बताया, आपने पढ़ा भी होगा। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? शाबाश। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन ने दिया था। लेकिन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, शाबाश, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं कहूं तो एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट से आ जाता है। एरिस्टोटल ने क्या किया है? एरिस्टोटल ने इवॉल्व किया है। किस चीज को इवॉल्व किया है? मॉडर्न स्टेट्स को। एरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ स्टेट्स दी है। एरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ स्टेट्स को इवॉल्व किया है। कहां से? एरिस्टोटल ने थ्योरी ऑफ स्टेट्स को इवॉल्व किया है कहां से? फ्रॉम द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें स्मॉलर टू हेवियर अप्रोच पे वो गए। तो स्मॉलर टू हेवियर में उसने 150 स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े और इसने एक हेवी कॉन्स्टिट्यूशन दिया। सो फ्रॉम स्मॉलर टू हेवियर कॉन्सेप्ट ऑफ एरिस्टोटल। और उस एरिस्टोटल में, एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट में उसने एक कॉन्सेप्ट सिटी स्टेट का दिया था। सिटी स्टेट, तो सिटी स्टेट भी था उसका प्रैक्टिकल स्टेट जो कि इफेक्टिव और गुड वी कैन से एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट था उसका। और एक और चीज अगर मैं कहूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, वो आपके पास ये है कि जब भी हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें हैं उसको देखना होगा इन प्रिज्म से। कि नंबर 1, पॉलिटिकल साइंस या तो गवर्नमेंट्स पे होता है, इट कंसिस्ट ऑफ गवर्नमेंट्स, या तो गवर्नमेंट्स के साथ सोवरेनिटी का जिक्र होगा, या अगर सोवरेनिटी का जिक्र ना हो तो स्टेट का जिक्र होगा। अगर स्टेट का जिक्र ना हो तो पॉपुलेशन या पीपल का जिक्र होगा, पीपल का ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। मुझे एक बात बताए, होप लोग रूसो ने पीपल को समझा था या नहीं? लॉ ऑफ नेचर को समझा या नहीं? स्टेट ऑफ नेचर को समझा या नहीं? बिल्कुल समझा। अगर मैं बात करूं सोवरेनिटी, तो रूसो ने सोवरेनिटी दी, होप ने सोवरेनिटी दी, जॉन लॉक ने सोवरेनिटी दी। पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो प्लेटो ने आइडियल स्टेट दिया, एरिस्टोटल ने भी 6 फॉर्म्स ऑफ स्टेट दिए, कार्ल मार्क्स ने अपने स्टेट दिए, हेगल ने अपने स्टेट्स दिए हैं, मोंटेस्क्यू ने अपने दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट के हवाले से जो सेक्शन बी है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन 1 है जो कि आप लोगों ने कवर करना है। तो आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की, मोनार्की के साथ फेडरेशन, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फिर उसके बाद एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की और किनशिप, ये सारे आप लोग गवर्नमेंट्स में कवर करेंगे। फिर एक गवर्नमेंट्स के पिलर्स क्या होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि लोग, पीपल की मैं अगर बात करूं तो आपने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा होगा, वी द पीपल ऑफ अमेरिका, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पीपल के साथ लॉ ऑफ नेचर, ह्यूमन नेचर और ह्यूमन नेचर ऑफ होप, लोग। और फिर उसके बाद विदाउट पीपल एरिस्टोटल कहते हैं कि कोई भी स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोवरेनिटी, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे हर एक स्टेट की अपनी एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होती है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे वो स्टेट को चलाता है, सोवरेनिटी को प्रिजर्व करता है, फंडामेंटल राइट्स देता है। फिर एक कंसेप्ट आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा मॉडर्न है और मैं उसको कहता हूँ, उसको कहते हैं मैकियावेलियनिज्म। शाबाश। मुझे एक बात बताए, क्या किसी को पता है मैकियावेलियनिज्म क्या होता है? मैकियावेलियनिज्म, मैकियावेलियनिज्म इज द कांसेप्ट जी ऑफ, सर, वो ये होता है कि सर वो अरिस्टोटेलिस की थ्योरी है कि जो किंग होता है वो आउट ऑफ फोर्स लोगों का मतलब कंट्रोल करे। शाबाश। ये कंसेप्ट मैकियावेली ने कहाँ पे दिया था, कौन से बुक में? सर द प्रिंस। सर द प्रिंस द में। प्रिंस में। आप लोग मुझे बताएं मैकियावेली की कितनी किताबें हैं, आप लोगों को याद है? सर द प्रिंस इनकी फेमस बुक थी और जिसको पॉकेट बुक ऑफ नहीं, डिप्लोमेट की एक वो कहा जा रहा था। नहीं, वो तो सही है, लेकिन द प्रिंस के अलावा सर बाकी याद नहीं आ रहे। शाबाश। एक बुक है द प्रिंस, एक इसका बुक था, उसने टॉक्स के बारे में लिखा था, टॉक्स, द टॉक्स, जो उसकी नेगेशन थी, जो आर्गुमेंट्स थी। तो इसने जितनी भी आर्गुमेंट्स किए थे तो उसके बुक का नाम है द टॉक्स। तो एक बुक है पावर पॉलिटिकली मैकियावेलियनिज्म एंड दूसरा बुक है उसका नाम है द टॉक्स। तो एक होगा प्रिंस मैकियावेलियनिज्म के लिए
और दूसरा होगा द टॉक्स। द टॉक्स में उसने आर्गुमेंट्स दिए। क्या? द टॉक्स। शाबाश। द टॉक्स के अलावा अगर मैं बात करूं तो हम आगे जाएंगे। कल मैंने आप लोगों को प्लेटो के साइनोप्सिस का कहा था। आज आप लोगों ने काम करना है, आज आप लोगों ने एरिस्टोटल के साइनोप्सिस को कवर करना है। एरिस्टोटल के साइनोप्सिस को कवर करना होगा। ठीक है, किस तरह कवर करना होगा? एरिस्टोटल के साइनोप्सिस में जब मैं आपको कहूं कि पास्ट पेपर्स के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने एरिस्टोटल के पीएमएस के पास्ट पेपर से और सीएसएस के पास्ट पेपर से एरिस्टोटल के क्वेश्चंस को लिखना होगा एक पेज पे। जितने भी क्वेश्चंस पीएमएस या सीएसएस में आए हैं 2016 या जो लास्ट 5 to 6 ईयर्स के हैं, तो आप लोगों ने सीएसएस पीएमएस को वो सारे पेज पे लिखने हैं। उसको कहते हैं साइनोप्सिस, ताकि हम उन एंगल्स को अच्छे तरीके से अपने नोट्स में और लेक्चर्स में कवर करें। ये आज आप लोगों का असाइनमेंट है। इसके साथ साथ आप लोग मुझे ये बताएं कि ये सेकंड स्लाइड शेयर हो रहा है या नहीं। ये इस स्लाइड में आपके पास है जॉर्गन्स। तो जॉर्गन्स में आप देख सकते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी क्या है, रिपब्लिक क्या है, रिपब्लिक के बाद रूल ऑफ लॉ किसे कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, क्लाइमेट रिफ्यूजीज क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबल इकोनॉमी क्या है, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होते हैं, ऑफशोरिंग क्या होता है, फ्री ट्रेडिंग क्या है, न्यू लिबरलिज्म क्या है, कल्चरल एम्पेरियलिज्म क्या है, डिजिटल डिवाइड क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबल सप्लाई चेन क्या है, ट्रेड लिबरलिज्म कैसे कहते हैं, एफडीआई, ग्लोबल विलेज, ग्लोबल गवर्नेंस। ये वो सारे जॉर्गन्स है जो आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में, नॉलेज इकोनॉमी, कल्चरल एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप लोगों ने इन जॉर्गन्स को पॉलिटिकल साइंस में यूज करना है। ग्लोबलाइजेशन, एंटी ग्लोबलाइजेशन, लेबर एंड ग्लोबलाइजेशन, फिर उसके बाद रिसर्जेंस, ये सारे जार्गन्स जो हमारे होंगे, तो ये जार्गन्स हम पॉलिटिकल साइंस के पहले कवर करेंगे। उन जार्गन्स को हमने कल समझना है। सबसे पहले हम इस लेक्चर को कवर करने से पहले ये सारे जार्गन्स को समझेंगे, और इसमें जो डेमोक्रेसी या जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जार्गन्स है, हमारी बात उस पर होगी। सेकेंडली, आप लोगों को ये भी स्लाइड शेयर हो रहा होगा, ये मेरे पॉलिटिकल साइंस के अपने नोट्स है। तो मैंने लेक्चर सारे यहाँ से लेने हैं। मेरे 250 पेजेस सिर्फ फिलासफर्स है, और साथ साथ कुछ और चीज़ें हैं सेक्शन बी के, वो मैंने आप लोगों को कवर करके देना है। एंड सेकेंडली, मैंने पॉलिटिकल साइंस 2 के नोट्स को भी इस तरह स्कैन करना है, ताकि उन नोट्स को मैं आप लोगों को समझाऊं और आप लोग इस तरीके से कवर कर ले। इसके साथ साथ मैं अगर आपको कहूं कि हमने पॉलिटिकल साइंस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारी क्या चीज़ें हैं जो हमने कवर करनी है, तो आप लोग ये बात माइंड में रखें कि फ्रॉम वेरी वेस्टर्न फिलासफर टू मुस्लिम फिलासफर्स जाएंगे, और हम टू द पॉइंट जाएंगे। वो प्लेटो है, एरिस्टोटल है, मैकियावेली है, थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक है, बेंथम है, कार्ल मार्क्स है, हेगल है, अलमवर्दी है, अलफराबी, अलगजाली, इब्न खल्दून है, अल्लामा इकबाल है। और ये सारे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊँगा, जो कल मैंने यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट 2 पेजेस पढ़ाए थे, और आज मैंने तकरीबन ये साइनोप्सिस है, ये मैं बना रहा था विदाउट पास्ट पेपर, आप लोग देख सकते हैं। फिर सीलेंट फीचर्स ऑफ प्लेटो आइडियल स्टेट, फिर क्रिटिसिज्म ऑन प्लेटो आइडियल स्टेट, फिर प्लेटो जस्टिस सिस्टम, फिर प्लेटो एजुकेशन सिस्टम, फिर क्रिटिसिज्म ऑन प्लेटो एजुकेशन सिस्टम, फिर नोट्स ऑन प्लेटोस कम्युनिज्म, फिर एरिस्टोटल आइडियल स्टेट, शॉर्ट नोट्स ऑन एरिस्टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट, एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन, ह्यूमन नेचर, फैमिली, बिग कम्युनिटी स्टेट, फिर ये कंपैरिजन, फिर डिफरेंसेस, फिर डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन, फिर यहाँ से डिटेल नोट्स, फिर ये एक स्कीमेटिक, फिर लाइफ ऑफ प्लेटो, ये डिटेल नोट्स शुरू हो गए कि क्या था, क्या किया था, और आगे उसने। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो नोट्स में आप लोगों ने कवर करने हैं। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ये होगी कि हमने स्टेट सिस्टम को पढ़ना होगा, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़ना होगा, वेस्टर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को भी पढ़ना है, और साथ साथ मुस्लिम, फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। कल मैंने करंट अफेयर के लेक्चर में पढ़ाया था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और उसके डिफरेंट डायमेंशन, फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट,
फिर उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो पॉलिटिकल साइंस 2 में हैं। फिर हमने पॉलिटिकल साइंस 2 में यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, ईरान, चाइना, ईरान, जर्मनी और इंडिया, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ना है। और फिर उसके बाद हमने सार्क, ईसीओ, यूरोपियन यूनियन, आईएमएफ को पढ़ना है, कनेक्ट करके सवाल इस पे आता है। और फिर हमने पाकिस्तान के गवर्नमेंट्स की कंपैरिजन करनी है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के। और फिर हमने अमेंडमेंट्स 18 अमेंडमेंट 25 एंड 26 एंड फाइनली जो सेक्शन बी है रोल ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म, रोल ऑफ मुस्लिम्स इन द एवोल्यूशन एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, तो हमने वो पढ़ना है। तो आप लोग ये बात माइंड में रखें, तो ये एक एक चीज़ को हमने कवर करना है। अभी देखिए आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो डिटेल में है, प्लेटो ने किस तरह स्टेट बनाया, क्यों बनाया, डिफरेंट सोर्सेज से चीज़ें आ गई, एक्सप्लेनेशन, उसने परफेक्ट गार्डियन, ऑर्डिनरी गार्डियन क्लास, नॉन गार्डियन क्लास, फिर सिलेंट फीचर्स ऑफ प्लेटो में रूल ऑफ फिलोसफी, स्पेशलाइजेशन एंड फंक्शन, एब्सोल्यूटिज्म, इक्वलिटी, कम्युनिज्म, जस्टिस, एरिस्टोक्रेसी, सिस्टम ऑफ एजुकेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ हार्मफुल एक्ट एंड लिटरेचर, स्लेवरी बेस में लिख सकते हो। क्या ये प्लेटो का आइडिया स्टेट नहीं है? फिर आइडिया स्टेट पे क्या क्रिटिसिज्म हुआ, impracticable state, lack of interest, defective scheme of education, against human nature। फिर प्लेटो का जस्टिस 2022 में आया था या नहीं? प्लेटो के जस्टिस के बाद प्लेटोनिक जस्टिस इज बेस्ड ऑन व्हाट, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्स। थ्योरी ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, उन एलिमेंट्स को लिंक करना है। तो आप लोग सिर्फ ये ना समझे कि पॉलिटिकल साइंस हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में मैक्सिमम स्कोर इन्हीं नोट्स के बेस पे आएगा। 78, 76, 64 आप लोग ये देख सकते हैं, 81 ये मेरा रिजल्ट डिफरेंट एग्जाम्स में है जो इन्हीं नोट्स और पास्ट पेपर के बेस पे है और आप लोगों ने समझना है। सो इंशाल्लाह कल से प्रॉपर क्लास होगी। हमने कल प्लेटो को कवर करना होगा कंप्लीट और आप लोगों को प्लेटो का एक असाइनमेंट भी दूंगा। आज का असाइनमेंट है एरिस्टोटल के साइनोप्सिस बनाना और एरिस्टोटल के साइनोप्सिस कल मैं चेक करूंगा। और जो भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड है, जिस तरह मेहरीन और आजबाज मोहम्मद, ये दोनों स्टूडेंट आई थिंक ग्रुप में ऐड है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कोशिश करें कि पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप में कोऑर्डिनेटर के साथ कांटेक्ट करें ताकि वो आपको ग्रुप में ऐड करे। कल सिर्फ ग्रुप वाले स्टूडेंट अलाउ होंगे। इसके साथ जो करंट अफेयर पाक अफेयर का लेक्चर है जिसमें मैंने 25 to 30 टॉपिक्स पढ़ाने हैं और वो करंट अफेयर पाक अफेयर दोनों को कवर कराएगा वो। और साथ साथ जो मेरे मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक सब्जेक्ट स्टार्ट करना है और जिस तरह मैं उनको गाइड करूंगा प्रॉपरली उस गाइडेंस को फॉलो करके उन्होंने उस सब्जेक्ट को कवर करना होगा टाइमली, इन अ गुड, इन अ स्ट्रेटेजिक वे, इन अ स्मार्ट वे, ताकि 2026 तक आपकी तैयारी अच्छी रहे। ठीक है, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज का असाइनमेंट मैं स्टेटस पे शेयर कर दूंगा, एक करंट अफेयर का और ये एक एरिस्टोटल के साइनोप्सिस का। ठीक है।